नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में इलेक्शन के बाद आया एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, जिसमें क्लियरली किसी के पास भी बहुमत नहीं था सरकार बनाने के लिए। जिसके बाद क्या शुरू हो जाता है, गठबंधन गठजोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे में जो पीएम बने हैं वो बने हैं प्रचंडा। अब प्रचंडा के पीएम बनने से भारत के लिए क्या कंसर्न्स हैं, आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या रीजंस हैं कि भारत में चिंता हो सकती है, भारत की कंसर्न्स क्या हो सकती हैं, क्या नए गठबंधन हुए हैं नेपाल में, इन्हीं सबको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंडा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली मंडे को, जब उन्होंने आखिरी समय पर अपनी पाली बदल दी और जाकर हाथ मिला लिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खर्ग प्रसाद ओली के साथ। ये प्रचंडा का तीसरा स्टिंट है जब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं 14 सालों में, जब से नेपाल की मोनार्की अबॉलिश हुई है। नाउ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उन्होंने 2006 में ज्वाइन की, लेकिन उससे पहले उन्होंने लीड किया है माओइस्ट रिवोल्ट को भी नेपाल में लगभग एक दशक तक, तो काफ़ी बड़े माओइस्ट लीडर भी रहे हैं। संडे तक प्रचंडा प्री इलेक्शन अलायंस में थे पूर्व प्रधानमंत्री देवबा के साथ। ठीक, ये जो देवबा की जो अलायंस था, जिसमें प्रचंडा भी इस अलायंस का हिस्सा थे, एक 5 पार्टी अलायंस था जिसको लीड कर रही थी देवबा की नेपाली कांग्रेस, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स आई थी। दो इट वॉज नॉट अ क्लियर मैंडेट, इसीलिए अलायंस था। ठीक है, लेकिन प्रचंडा ने, जब प्रचंडा की जो शर्त थी, जो डिमांड थी, जो दी उन्होंने रखी पीएम देवबा के सामने कि उनको पीएम बनना है, जब ये डिमांड नहीं एक्सेप्ट की गई तो प्रचंडा ने लास्ट मोमेंट पर अलायंस को छोड़ दिया और हाथ मिला लिया ओली के साथ। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी पार्टीज अलायंस का हिस्सा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भारत के लिए कंसर्न्स क्या है ये भी बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ एक बार फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन का। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे, जितनी सीट्स मिली हैं वो देख लेते हैं। नेपाली कांग्रेस 89, जो कि देवबा की पार्टी है। CPN UML 78, ओली की पार्टी जो कि प्रो चाइना माने जाते हैं। CPN माओइस्ट सेंटर, प्रचंडा की पार्टी 32 और बाकी और भी पार्टीज है। मतलब क्लियर मैंडेट किसी के पास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा आउट ऑफ 276 सीट्स। ठीक है, 275 टोटल सीट्स हैं यहाँ पर। नाउ ये एग्जैक्टली हुआ क्या, तो 25 दिसंबर को कुछ घंटे के अंदर ही प्रचंडा और ओली में हो गई एक तरह से गठबंधन। और इस गठबंधन का कब क्लैरिटी मिली, जब ये जो दो आपस के कट्टर दुश्मन एडवर्सरीज थे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे साइड में रखे और साथ में निकले ओली के रेसिडेंस से, जहां इनके सपोर्टर्स चीयर कर रहे थे प्रेसिडेंट को मिलने के लिए, जहां पर ये लेकर जा रहे थे लेटर ऑफ सपोर्ट ऑफ 170 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 170 सदस्यों के सपोर्ट के साथ, उस लेटर के साथ राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का न्योता या सरकार बनाने की पेशकश करने पहुंच गए। 170 138 जो हाफ वे मार्क है टोटल 275 सीट का, उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स इनके पास आ गया, नंबर गेम। ना ये जो कोलिशन है, जो ये कोलिशन हुआ है, गठबंधन हुआ है, ये केवल दो कम्युनिस्ट पार्टीज का गठबंधन नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टीज कौन कौन सी, प्रचंडा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो कि माओइस्ट सेंटर है, जो मैंने आपको भी बताया, और ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, जो कि प्रो चाइनीज चाइना मानी जाती है, माना जाता है इनको। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी और भी पार्टीज हैं जो साथ में आई, जिसमें एक पार्टी कम से कम वो है जो प्रो मोनार्की भी है, जो इस अलायंस का, जो इस कोलिशन का हिस्सा बन गई है। ठीक है, जिन्होंने ऐड कर दिया नंबर्स को टू 170, जिसमें UML की 78 सीट्स और माओइस्ट सेंटर की 32 सीट्स के साथ साथ बाकी सीट्स आ गई इन छोटी छोटी पार्टीज से। कौन कौन सी वो पार्टीज हैं, तो इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रांड न्यू यूथ सेंट्रिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसकी कोई क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 20 सीट जीत गई है। ठीक, फिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी है, जो कि रेशम चौधरी हैं, जो एक मर्डर अक्यूज्ड हैं, कन्विक्ट हैं। जनमत पार्टी CK रावत,
जनता समाजवादी पार्टी, जो कि बिगेस्ट सरप्राइज, इसके अलावा जो सबसे बड़ा सरप्राइज था इस पूरे कोलिशन में वो था एक प्रो मोनार्की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिसके पास 14 मेंबर्स हैं और वो पार्टी भी इस कोलिशन का हिस्सा है। अब ये पार्टी इस कोलिशन का हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं कंसर्न जो भारत के लिए यहाँ से भी शुरू हो जाती है। एक तो प्रो चाइना ओली के साथ मिलकर ये सरकार बनी है, दूसरा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रही है यूएस, यूरोपियन यूनियन और भारत के, क्योंकि तीनों ही ने मिलकर काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखा है नेपाल के ट्रांजिशन में, जो कि पहले एक हिंदू मोनार्की होता था, उसको यूनिटरी हिंदू मोनार्की था, जिसको बदल के क्या किया, मतलब एक ट्रांजिशन हुआ उसका इनटू अ फेडरल एंड सेक्युलर रिपब्लिक, फेडरल सेक्युलर रिपब्लिक बन गया। तो उसके लिए काफ़ी ये क्रिटिकल रही है पार्टी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। इसके अलावा जो मैं बता दूं आपको कि कैसे किसी तरह के दबाव में इनिशियली देवबा नहीं थे। हुआ क्या कि नेपाल कांग्रेस जो थी ये कोलिशन लीड कर रही थी और ये सक्सेसफुल भी हो जाती अगर देवबा ने प्रचंडा की बात मान ली होती उनको पीएम बनाने की, तो देवबा की पार्टी भी सरकार का हिस्सा होती। ठीक यहाँ पे जो देवबा का क्लेम था टू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, वो केवल नेपाली कांग्रेस के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की वजह से नहीं था, जिसके पास 89 सीट्स थी। उसके अलावा कुछ और भी था, और वो क्या था, वो ये था कि बैकरूम नेगोशिएशन में उन्होंने ये कहा है कि वो उनके पास समर्थन है वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों का। ये भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ चढ़ कर कहा। तो उनको लग रहा था कि अब जीत ही गए हैं और अब सरकार बन ही जाएगी, दोबारा से उन्हीं को पीएम बनना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट्स बाहर भी आए, यूएस और इंडियन एम्बेसडर जो थे उन्होंने देवबा से मिले, प्रचंडा से भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनकी मिली, ये मानते हुए कि दोनों का अलायंस इंटैक्ट रहे और दोनों साथ में मिलकर सरकार बना लें, जो कि प्रो इंडिया माना जाता है। 2021 के बाद से काफ़ी प्रो इंडिया दिख रहा था, ठीक है ना। अब ये जो एम्बेसडर से जो मिल रहे थे, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी होना शुरू हो गया इन दोनों एम्बेसडर्स का जो लीडर्स से मिल रहे थे कि हो सकता है कि एक इन्फ्लुएंस करे सरकार फॉर्मेशन में, और कहीं इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है वो जो मैंडेट मिला है, जो दिया है जनता ने अपना मत, उसको तो सबवर्ज नहीं कर देंगे और इस तरह के एक्शन चाइना को भी सीन में ले आएगा। ऐसा क्रिटिसिज्म भी इनका हुआ यहाँ पर ना। चाइना फैक्टर की अगर हम बात करें तो फिलहाल नेपाल में कोई भी चाइनीज एम्बेसडर नहीं है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ हो यांकी, जो कि बीजिंग के सबसे हाई प्रोफाइल एनवॉय थे काठमांडू में अभी तक। हो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल माने जाते हैं कम्युनिस्ट अलायंस जो हुआ था 2018 में ओली और प्रचंडा के बीच में, जो पहले भी हो चुका है, जो 2021 में टूट गया था, जैसे पहले 4 साल पहले भी टूटा था ना। नए चाइनीज एम्बेसडर चेन सोंग ये काठमांडू आएंगे जब नई सरकार अब बन जाएगी। उसके बाद यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ नेपाल के भी लीडर्स हैं, नेता हैं, जैसे कि माओइस्ट सेंटर जनरल सेक्रेटरी बर्शमन पन, जो काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं अलायंस को बिटवीन दीज टू कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ओली और प्रचंडा की पार्टी को काफ़ी, इनका जो अलायंस है इसको फेवर करते हैं। और ये हाल ही में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाकर 2 हफ्ते के बाद चाइना से वापस आए हैं। ऐसा माना जाता है इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दोनों को साथ लाने के लिए, मतलब प्रचंडा को एक तरह से देवबा से अलग करने के लिए, पार्टी से अलग करने के लिए, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जो है वो भी काफ़ी क्लोज मानी जाती हैं ओली के, और वो सपोर्ट कर रही हैं इन दोनों पार्टीज़ का साथ में आना, इन दोनों पावर्स का साथ में आना। और ये कहीं ये भी माना जाता है कि काफ़ी शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देवबा एंड प्रचंडा अलायंस, वो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। एंड भंडारी को देखा जाता है, माना जाता है कि उनके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं विद चाइनीज़ डिप्लोमैट्स और जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं बीजिंग में इस पूरे समय पर। तो थोड़ा ये प्रो चाइना की तरफ जो पूरा सीन है नेपाल का, पॉलिटिकल सीन जो है वो जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी कंसर्न्स भारत में हो सकती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। अब भारत के और नेपाल के जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये प्रमाणित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले फॉरेन लीडर रहे
जिन्होंने प्रचंडा को कंग्रेचुलेट किया। वी आर वेरी क्लोज नेबर्स और बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं हमारे उनके साथ, ठीक है ना। ये जो माइस लीडर हैं प्रचंडा, ये काफ़ी बेनिफिशियरी भी रहे हैं भारत के सपोर्ट के 2005 से अब तक। 2006 में ही केम इनटू पॉलिटिक्स तब से, और 2016 में जब इन्होंने ओली को हटाया तब कहीं ना कहीं दिल्ली को थोड़ी राहत मिली थी, राहत की सांस ली थी हमने, क्योंकि अगेन ये क्लियर है कि ओली वाज या स्टिल प्रो चाइना। ना प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ये देखा जा रहा है कि ओली का इन्फ्लुएंस होगा प्रचंडा की सरकार पर। ये एक फैक्टर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे द्विपक्षीय जो संबंध है उसको ये प्रभावित करेगा नेपाल और भारत के, क्योंकि ओली विल बी इन्फ्लुएंसिंग द प्रचंडाज गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक मेजर कंसर्न है। इसके साथ साथ प्रचंडा जब भारत आए और ही रिक्वेस्टेड टू मीट प्रधानमंत्री मोदी, तो प्रधानमंत्री मोदी उस समय इनसे मिले भी नहीं थे, काइंड ऑफ अवॉइडेड मीटिंग हिम। कुछ इमीडिएट कंसर्न्स, ये तो पॉलिटिकल चलो लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, लेकिन कुछ इमीडिएट कंसर्न्स जो हमारे लिए हैं वो ये है कि वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या होगा, जो कि देवा गवर्नमेंट ने भारत को दिया था ये प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर भी चुके हैं, और ओली की यूएमएल जो है उसने अपोज किया था इस डिसीजन को। तो अब आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दोनों राष्ट्रों को फायदा होने वाला था। अब इसका फ्यूचर में क्या होगा, ये एक मेजर कंसर्न है ना। ये तो भारत की सिचुएशन हुई। इसके अलावा पूरी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है काफ़ी अनस्टेबल कोलिशन है, और चैलेंजेस उसको क्या आने वाले हैं सरकार को। देखिए, जब से ट्रांजिशन हुआ है नेपाल का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 1990 के दशक से, और रिपब्लिक बना है 2008 में, नेपाल ने 32 सालों में 33 सरकारें देखी हैं। तो मतलब स्टेबल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिली है नेपाल में अभी तक इन पिछले 32 सालों में। अब जो नया प्रचंडा ओली कोalition है, यहाँ पर भी एक चैलेंज है, क्योंकि प्रचंडा और ओली की पार्टी के साथ कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी हैं, और जब भी इस तरह के गठबंधन होते हैं पोस्ट इलेक्शन, जो कोलिशंस होते हैं, उसमें हमारे यहाँ तो एंटी डिफेक्शन आ गया, वहाँ पे एंटी डिफेक्शन शायद नहीं है, वहाँ पर कैप है मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने की, कैबिनेट में लाने की 25 नंबर, सिर्फ 25 लोग ही कैबिनेट में आ सकते हैं। अब हम जानते हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए होती है कि खरीद फरोख्त या फिर लालच दिया जाता था कि मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अब जब पार्टी साथ में आई है तो दे वुड वांट टू हैव मिनिस्ट्रीज, उनको चाहिए कि मिनिस्ट्रीज मिले। 25 सीलिंग है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे पार्टीज को जोड़ के रखा जाए साथ में, बिना उनको एक मतलब कैबिनेट में लाए हुए, ठीक है। उनको पोजीशंस चाहिए, पोर्टफोलियोज चाहिए, एक प्रॉब्लम है। साथ में जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो भी ड्यू है मिड मार्च में, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का भी ड्यू है, वो भी होने वाला है। अब तो आ ही जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट बन जाएगी, सरकार बन गई है। तो ना पार्टीज को, जो भी पार्टीज साथ में आई हैं इस गठबंधन में, उनको काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा, और मतलब जिस तरह से रोल प्ले किया गया है पास्ट में, उससे बेहतर सिचुएशन दिखानी पड़ेगी, तभी ये कोलिशन चल पाएगा। नहीं तो यहाँ पे सिचुएशन फिलहाल डावाडोल ही है। अब जो नई सरकार है, इसमें एक और डिलेमा हो सकता है, जो कि देवा गवर्नमेंट के एंडोर्समेंट थे ऑफ द मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन फंड, जो कि एक 500 मिलियन इंफ्रा प्लेज है फ्रॉम यूएस, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने सस्पेक्ट किया था एज हिडन सिक्योरिटी एजेंडा, कि ये यूएस का कोई हिडन सिक्योरिटी एजेंडा हो सकता है। तो इसको लेकर भी चैलेंज आएगा कि इसको भी कैसे अब रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, क्या इस पर होगा। लेट्स सी, आने वाले टाइम में हमको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। फिलहाल तो हमें जो देखना है वेस्ट सेती प्रोजेक्ट देखना है, और भारत के और नेपाल के जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है, उस पर कहीं ज़्यादा प्रभाव ना पड़े नेगेटिव, वो हम आगे स्टडी करते रहेंगे। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, और आप एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। बैचेस शुरू हो चुके हैं 2024 के लिए बच्चों। टॉप एजुकेटर साथ आप CSAT भी पढ़ सकते हैं। केवल आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू एनरोल एंड अवेल 10% का डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन। EMI का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लोन फैसिलिटी के साथ। टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको फिलहाल मिल रही है, जिसमें 55 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं। NDLive10 आपको कोड यूज़ करना है। मिशन IRMS, जहाँ पर टॉप
यूपीएससी एजुकेटर्स और टॉप गेट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे टू क्रैक IRMS 2023। लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है इंटरव्यू के लिए। अभी जाइए एनरोल कीजिए, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है टू make your preparation better. That's it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless.